हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो बायोलॉजी का आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, यानी क्लास 12th बायोलॉजी है, आपके सामने दिख रहा है। पंचतत्व बैच बैच से ही समझ में आ रहा है कि आपका जो चैप्टर चलने वाला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और ये आपको यहाँ पर आज का जो 7वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पहले आपको हम 6 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आप सभी लोग क्या करेंगे, जितने लोग नहीं देखे होंगे उन लेक्चर को ध्यान से क्रम से देख लेंगे ताकि आपको बातें वो ज्यादा समझ में आए। क्योंकि ये जो भी टॉपिक वाइज चल रही है, अगर आप क्रम से देखते हैं, सीरियल से देखते हैं, तो वो बातें जो आप नहीं पढ़े होते हैं वो बातें आपको समझ में आ जाती है। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोग क्या करें, इस चैनल से सभी लोग, प्यारा सा चैनल आपके सामने दिख रहा है, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, यानी ये आपके लिए आपका एक प्यारा सा चैनल है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके साथ साथ जितने छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई की वो सुविधा व्यवस्था नहीं है, तो उन सभी लोगों को ये इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, आप उन लोगों को बताइए कि यह एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको फ्री में सारे कंटेंट बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, आज क्या बातें हैं, क्या पढ़ना है, हम सभी बातों को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए आज का जो मेरा लेक्चर है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, पीछे पढ़ लेते हैं कुछ क्या क्या बातें पहले हम लोग पढ़े हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, और जो देखे होंगे, जो पढ़े होंगे, तो इसमें आपको हम बताए थे कि जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें निषेचन से पूर्व की घटना हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। जितना लेक्चर बीत चुका है, यानी हो चुका है, यानी 6 लेक्चर हो चुका है, उन लेक्चरों में अभी तक हम जितनी सारी बातें पढ़े हैं वो निषेचन पूर्व घटना में पढ़े हैं। किस घटना में? निषेचन पूर्व घटना में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आज का जो निषेचन पूर्व घटना स्टार्ट करने जा वाले हैं, तो उसमें मादा का पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी फीमेल। कौन सा? फीमेल जो पोर्शन होता है, फीमेल जो पार्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में अभी तक जितने सारे बातें समझे, जितने पढ़े हैं, सब उसमें आपको बताया गया कि फूल क्या है, फूल कैसा होता है ना। फूल में नर हिस्सा है, मादा हिस्सा है। नर जो होता है, नर को हम लोग क्या कर पुंकेसर कह रहे थे, मादा को स्त्री केसर कह रहे थे। और इसके साथ साथ नर में जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के बारे में आप जाने हैं, पराग कोष की संरचना कैसी होती है वो जाने हैं। और पराग कोष के अंदर जो परागकण होते हैं वो जो बन रहे थे वो कैसे बनते हैं वो सब पढ़े हैं। परागकण का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, परागकण का जीवन काल क्या होता है, परागकण कितने समय तक सुरक्षित रहता है, ये सारी बातें अभी जितना पढ़े हैं सब नर के बारे में पढ़े हैं। समझ रहे हैं ना, सारी की सारी बातें आप नर के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा के बारे में, यानी जैसे आप नर के अंगों के बारे में जाने, फूल में नर के अंगों के बारे में आप जाने हैं, वैसे ही आज जानेंगे फूल में मादा के अंग के बारे में जानेंगे। यानी मादा का अंग का मतलब यह है कि आप यदि पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो मादा का अंग है, यानी जो जायांग है, कौन सा पार्ट है? जायांग है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट किया जाता है, पढ़ते हैं क्या बातें हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप सभी लोग यह सामने देख ही रहे हैं, आपके सामने पंचतत्व बैच है, बायोलॉजी, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, परागण, निषेचन, ये सब क्रियाएं हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैसी है, सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। पहला मेरा टॉपिक देखिए, पहला मेरा टॉपिक क्या है, यही आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है पहला, मादा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मादा जनन अंग, यानी स्त्री केसर, देख रहे हैं ना, स्टिल है कि नहीं। तो हम लोग पिस्टिल के बारे में पढ़ना है। पिस्टिल क्या चीज होता है, मादा जनन अंग कैसा होता है, मादा जनन कहाँ होता है, किधर होता है, ठीक है। तो आप लोग देख चुके होंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझेंगे मादा का पार्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको हम समझाए हैं और बताए हैं, हम आपको बताए थे ना कि ये जो फूल होता है, फूल के एक बीच में ऐसे हिस्सा होता है, बीच में आप देखे होंगे, बीच में ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये देखो,
ये तो पराग कोश है, ये क्या है, ये तो पराग कोश है। इसी को देखो, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, इसी को कह रहे थे क्या, वर्तिका। क्या कह रहे थे हम लोग, वर्तिका। ठीक है, वर्तिकाग्र इसको बोलेंगे, इसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, समझ रहे बात को ना। और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको बोले थे वर्तिका, इसको हम लोग कह रहे थे वर्तिका। ठीक है, और इसको हम लोग कह रहे थे अंडाशय। क्या बोले थे, अंडाशय, यही हम लोग कह रहे थे, है ना। ये हमारा क्या हो गया, अंडाशय। समझ रहे बात को ना। इसी को हम लोग क्या बोले थे, इसी को हम लोग, इसी तीनों समूह को, यानी इन तीनों समूह को अगर मिला देंगे तो हम लोग क्या बोले थे, स्त्री केसर। क्या बोले थे, स्त्री केसर, ये हम लोग कह रहे थे, ये स्त्री केसर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह रहे थे। और ये जो आपके सामने ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इस वाले जो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोले थे पराग कोश। क्या बोले थे, पराग कोश, इसको हम लोग ये कह रहे थे। ठीक है, समझ रहे बात को ना। और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोले थे हम लोग का पुंतंतु। क्या बोले थे, पुंतंतु, ये वाला हिस्सा है, समझ रहे ना। तो ये देखो, ये जो है पुंकेसर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, पुंकेसर है। और ये किसका हिस्सा है, स्त्री केसर है, समझ रहे ना। तो ये स्त्री केसर हुआ, ये क्या हुआ, पुंकेसर हुआ। तो हम लोग केवल इसके बारे में, यानी मादा के हिस्सा के बारे में, यानी स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। मादा के अंदर जो अंग होते हैं, यानी वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। तो ये सब देखो, जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तिकाग्र, यानी ये वर्तिका का जो अग्र हिस्सा, वर्तिका का जो शीर्ष हिस्सा है, ये हमारा वर्तिका है। इस वर्तिका जो एक कपार हिस्सा देखना ना, जो सब कपारे पर हो, शीर्ष पर हो, उसको वर्तिकाग्र बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बीच का हिस्सा है, इसको वर्तिका बोलेंगे। और ये जो नीचे का जो हड़िया देख रहे हैं ना, ठिल्ली की तरह जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। तो आपके सामने जो ठिल्ली की तरह दिख रहा है वो अंडाशय है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये वर्तिका है, और कपार वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वर्तिकाग्र है। ये हमारा मादा का हिस्सा है। इसी के बारे में हमको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो वही लिखे, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। ठीक है ना, यानी ये इसी के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है। तो देखिए होता क्या है, मादा जनन अंग क्या है, कैसे है, तो आइए थोड़ा सा उसको और समझते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी, सारी बात क्लियर होगी। बस आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है, सारी बात क्लियर होगी। सामने देखिएगा, देखिए ध्यान से इस फिगर में, ध्यान से देखिए। अभी जो हम बनाए हैं, अभी जो हम बनाए हैं, वही हिस्सा यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा देखिए, ये वाला सबको दिख रहा होगा, साफ साफ देखिएगा। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला ना, है कि नहीं, ये जो पूरा हिस्सा है, ये इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। आइए देखो, ये बीच का नीचे का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो गया, अंडाशय है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ये मादा का हिस्सा है। क्या है, मादा का हिस्सा है। इसी के बारे में हमको क्या करना है, देखना है। तो समझ में आया, ये बात है, मादा का अंग है। क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, मादा जनन अंग। क्या पढ़ना है, मादा जनन अंग। समझ रहे हैं ना। तो मादा जनन अंग का मतलब क्या होगा, मादा जनन अंग का मतलब क्या होगा, देखिए मादा जनन अंग का मतलब होगा क्या, क्या चीजें हैं। तो देखिए, ये जो आपका अंडाशय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अंडाशय। यहाँ पर शब्द लिखा है जननांग। क्या लिखा गया है, जननांग। यानी जननांग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना, यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, जननांग, यानी जनन करने वाला अंग। अगर हम बोले कि जननांग को तोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ पर जननांग, ज न नांग, ये आपके सामने लिख गया, ये लिख गया ना। अगर इसको आप तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो मतलब ये आएगा, इसको आप जैसे ही तोड़ते हैं तो ये निकल के आता है जनन करने वाला अंग, जनन करने वाला अंग। ये आपको निकल के आएगा, ये आपको निकल के आएगा। अर्थ कि जननांग का मतलब क्या होगा, जनन करने वाला अंग, ये निकल कर आएगा।
कहेंगे सर जनन क्या है, ये जनन सर क्या है, तो जनन का मतलब होगा, जनन का सर क्या अर्थ होता है, तो जनन का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना, जनन का मतलब होता है निर्माण करना। सर किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण करने वाला अंग है, निर्माण करने वाला अंग हो गया, जननांग का मतलब हो गया निर्माण करने वाला अंग हो गया। सर किसका निर्माण करेगा, क्या सर बनाएगा, तो देखिए भाई जननांग है, जनन करेगा तो एक नए जीव का निर्माण करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर नए जीव के निर्माण की क्रिया को करने के लिए एक अंग चाहिए, एक क्या चाहिए, अंग चाहिए। एक नए जीव को बनाने के लिए एक अंग चाहिए, उसी अंग को ही बोलेंगे जननांग, समझ रहे हैं ना। अब वो जननांग कौन से हिस्से में होगा, कहाँ होगा, तो वो जननांग मादा के पार्ट में होता है, मादा के भाग में होता है, ठीक है ना। तो वो जो जनांग है मादा का जो हिस्सा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को बोलने का मादा जनन अंग, अर्थात ये स्त्री केसर, अर्थात इसमें अंडाशय की बात है, अंडाशय में सारे क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी क्रियाकलाप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने अंडाशय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अंडाशय है, समझ में आया। तो ये आपका मादा का हिस्सा हो गया, ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, और ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। हम कभी कभी इसको जो स्त्री केसर बोले इसको अंडप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडप। स्त्री केसर को हम और क्या कहते हैं, अंडप, ये भी कभी कभी कहते हैं, अंडप कहते हैं, समझ रहे ना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं मादा के जिनमें जो अंडप होते हैं, जो जिनमें अंडप होते हैं वह एक अंडपी होते हैं, मतलब जो अंडप होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं सर, वो कभी कभी एक अंडपी होते हैं, एक अंडपी, जो अंडप होते हैं वह एक अंडपी होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होते हैं, बहु अंडपी होते हैं, क्या होंगे, बहु अंडप। ये समझ रहे हैं बात को, यानी आपसे पूछा जाएगा कि अंडप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे एक अंडपी भी हो सकते हैं और बहु अंडपी भी हो सकते हैं। कहेंगे सर एक अंडपी और बहु अंडपी मतलब नहीं समझ में आया, ये क्या चीज है, मतलब एक अंडपी का मतलब, एक अंडपी का मतलब कि ये जो हम यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो संरचना देख रहे हैं ना, ये अंडप हो गया, क्या हो गया, अंडप। एक अंडप में, एक अंडप में वर्तिकाग्र आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा, एक अंडक में, केवल एक अंडप में ये तीनों आ जाएंगे। और जब बहुअंडपी बोलेंगे तो मतलब ये हुआ कि अंडप की संख्या और ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। मतलब कि ये जो आपका ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, जो यह एक अंडप दिख रहा है, एक नहीं होंगे, कई होंगे, समझ रहे ना, यानी कई होंगे, कई गो समूह गुच्छे में होंगे, ठीक है ना। तो जब कई होंगे तो क्या बोलेंगे, बहुअंडपी होंगे। यानी ये जो होगा, ये जो हिस्सा, ये जो अंडपी दिख रहे हैं, जिसको अंडपी हम कह रहे हैं, ये एक नहीं होगा, कई होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुअंडपी। और जब एक होगा तो एक अंडपी, जैसे मैं केवल अभी यहाँ पर एक बनाया हूं तो एक अंडपी यह हुआ, ठीक। अब बहुअंडपी मतलब एक से ज्यादा होंगे तब। कहेंगे सर बहुअंडपी समझ नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या चीजें हैं, तो वही चीज है जैसे यह एक अंडपी, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, जैसे देखिए देखो यह एक अंडपी हो गया, यह अंडाशय हो गया बीच का, ठीक है, एक अंडपी। फिर यहीं पर क्या होगा, यहीं पर एक और इसी तरह निकल रहेगा, इसी तरह, इसी तरह एक और निकल रहेगा, ऐसे इसी में क्या होगा, और निकल जाएगा एक, इस तरह, इस तरह, ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही में क्या है, जुड़ गए हैं, ये सारे के सारे एक ही में क्या है, जुड़े गए हैं। तो देखो यह एक अंडपी, यह द्विअंडपी और यह त्रिअंडपी, मतलब इसमें कितने अंडप हो गए, 3 अंडप, और सारे के सारे एक ही में क्या है, जुड़े हैं, एक ही में सब के सब क्या है, जुड़े हैं। तो ये हो गया बहुअंडपी, क्या हो गया,
बहुअंडपी। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब कहेंगे सर ये जो बहुअंडपी होते हैं, ये जो बहुअंडपी होते हैं, बहुअंडपी भी देखेंगे ना तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुअंडपी जो होते हैं, ये जो बहुअंडपी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वो कौन कौन सा है? तो देखिए पहला है बहुअंडपी कै प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है आपका युक्तांडपी, एक होता है युक्तांडपी, ये होता है, ये आपका पहला हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना? यानी ये युक्तांडपी रहेंगे, खुले रहेंगे। ठीक, और एक रहते हैं दूसरा आपका जो रहेंगे ये वियुक्तांडपी रहेंगे, वियुक्तांडपी। ये दूसरा आपका है, समझ रहे हैं ना? दूसरा आपका, यानी जो बहुअंडपी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बहुअंडपी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक युक्तांडपी और दूसरा वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का सर मतलब क्या होगा? हमको नहीं समझ में आया। युक्तांडपी का मतलब कि जो अंडप होंगे आपस में जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे। बात को पकड़िएगा, युक्त होंगे, संयुक्त होंगे। यानी जो अंडप होंगे युक्तांडपी, यानी जो अंडप होंगे आपस में जुड़े होंगे, आपस में बंधे होंगे एक दूसरे से ना। जब अंडप कई होंगे लेकिन आपस में सब बंधे जब होंगे तो उस अंडप को युक्तांडपी कहेंगे। ठीक है। आज जब वही अंडप खुले खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे सारे के सारे, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी यानी युक्तांडपी का मतलब आपस में गोलिया के सब बंधाए रहेंगे ना, अंडप आपस में गोलिया कर ऐसे बंधाए रहेंगे। वियुक्तांडपी मतलब अंडप सभी के सभी खुले रहेंगे, सभी के सभी क्या रहेंगे? खुले। जैसे ऐसे समझ लो कि यह एक अंडप, यह दो अंडप, यह तीन अंडप और ये चार अंडप मान लेते हैं, और ये पांच अंडप। ठीक है, पांच अंडप हैं। इन पांचों को आप ऐसे लॉक कर दिए, बांध दिए, तो ये बन गया हमारा का युक्तांडपी। और यही अंडप जो आपके बधाई में अगर खुल गए ऐसे तो वो क्या हो गए? सब के सारे खुल गए, तो खुल जाएंगे तो इसको बोलेंगे वियुक्तांडपी। समझ रहे हैं ना? अब कहेंगे सर कि आप हमें बताइए ये कहाँ है, हमको फिगर में दिखाइए, हमको समझाइए सर फिगर कहाँ ऐसा है। तो देखिए ये क्या है, वही चीज है, समझिए ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए ये आपको हम बताए थे, ये मादा का हिस्सा हो गया, ये वाला तो मादा का है, ये तो मादा का हिस्सा आपके सामने है। ठीक है ना? ये आपके सामने मादा का हिस्सा है पूरा का पूरा, ये वाला। ठीक, ये मादा हो गया। समझ रहे बात को? अब ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हाई दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए ध्यान से, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला है कि नहीं? तो इनमें आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे अंडप है ये हमारे क्या है? अंडप। ये देख रहे हैं ना, ये हमारे क्या है? अंडप। अंडप सारे के सारे क्लोज हैं, सारे के सारे आपस में क्लोज हैं, पैक हैं, है कि नहीं? सारे के सारे अंडप क्या हैं? पैक हैं। जब पैक है आपस में से बंधे हुए, आप आपस में जाकर इसे ऊपर क्या कर गए? बंधा गए हैं ना। तो यानी ये सारे के सारे जो अंडप हैं युक्त हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो ये जो आपका जो फिगर ये दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो आपको सामने ये फिगर दिख रहा है, ये किसका है? युक्तांडपी का है। समझ में आया? कहेंगे सर वियुक्तांडपी का कौन सा है? तो इसको ध्यान से देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, आप देखिए ध्यान से, इसको देख रहे हैं, ये सारे के सारे अंडप जो है ना जुड़े तो हैं लेकिन सभी का सभी मुंह खुला हुआ है, सभी का सभी क्या है? खुला हुआ है, मुंह देख रहे हैं ना, ये आपके सामने दिख रहा है। तो ये अंडप देखो, इस अंडप को देखो, ये सारे के सारे खुले हुए हैं। ये देखो ये पूरा लाख है, पूरा का पूरा क्लोज है, और ये क्या है? खुला हुआ है। ठीक है ना? तो जो लाख है उसका युक्तांडपी, और जो पूरा का पूरा क्या है? खुला हुआ है, तो उसको बोलेंगे वियुक्तांडपी। क्या बोलेंगे? वियुक्तांडपी। समझ में आया? तो यानी ये जो अंडप की संरचना है, ये जो अंडप की संरचना है, इसमें आपके क्या है? इसमें आपके क्या है? इसमें आपके वर्तिकाग्र भी है
वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, सब आपस में क्लोज हैं, ठीक। और वियुक्तांडपी में इसमें भी आपका वर्तिका वर्तिका अंडाशय है, लेकिन सब ओपन है, खुले हुए हैं, सबका मुख खुला हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, वर्तिका सब आपस में क्लोज है, यहाँ पर वर्तिका लिखा गया है, देख रहे हैं ना। तो ये वर्तिका आपस में सब क्लोज है, और इसमें सारे के सारे क्या है, जो भी है ना, सारे के सारे ये जो अंडप दिख रहे हैं ये ओपन है, क्या है, खुले हुए हैं। समझ रहे हैं? इसमें अंडप की संख्या भी देखो बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं ना। हाई जो सारे के सारे ये जो बनाया गया इस तरह, ये अंडप है, क्या है, अंडप है। और सारे के सारे जो अंडप हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें कई अंडप हैं, ये कई अंडप नहीं, ये कई अंडप हैं, देख रहे हैं ना। तो ऐसी संरचना को, इस वाले जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वियुक्तांडपी, ठीक है। ये आपके सामने जो दिख रही है, ये जो आपकी संरचना दिख रही है, ये जो संरचना दिख रही है, ठीक है ना, ये क्या हो गई, वियुक्तांडपी हो गई। और ये क्या होगा, युक्तांडपी हो गया। और ये सर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये मादा का हिस्सा हो गया। यानी इसको आप वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को आप अंडप कहेंगे, क्या कहेंगे, अंडप कहेंगे। यानी ये जो संरचना यहाँ पर कई ठे सब गुलिया गई हैं, और यही संरचना जो है यहाँ पर सब खुली हुई है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं हमारा जो मादा जनन अंग होता है, जो मादा जनन अंग होता है, तो मादा जनन अंग ये अंडप है, मादा जनन अंग हमारा क्या है, अंडप है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पर वही सारी बातें जो बताएं वही यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिए। लिखे, पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग बोलिए चाहे अंडप बोलिए। यानी जो मादा हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको, इसको आप जायांग बोलिए चाहे अंडप बोलिए, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदु का मतलब क्या है कि इसमें कुछ बातें जो अभी हम समझाएं वही लिखा गया है। देखिए लिखा है, जो ये जो अंडप होते हैं, अंडप जो होते हैं अभी हम आपको समझाएं कई प्रकार के होते हैं। तो अंडप जो होते हैं, देखो एक अंडपी होता है, और क्या होता है, अधिक भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बहुअंडपी। क्या, यानी ये आपका ये पहला प्रकार हो गया, और ये दूसरा प्रकार हो गया। यहाँ पर देखो, यदि एक अंडप हो तो एक अंडपी, और अधिक हो तो बहुअंडपी। यानी अंडप कई प्रकार के, दो प्रकार के, अभी हम पीछे समझाए हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा कि एक अंडपी कहाँ है, बहुअंडपी क्या। अंडप दो प्रकार के, एक अंडपी हो गया, ये बहुअंडपी, दो प्रकार के हो गए। अब बहुअंडपी जो होते हैं का, बहुअंडपी जो होते हैं, एक अंडप तो सिंगल रहेगा, बात खत्म, सिंगल है तो बातें खत्म हो गई, सिंगल केवल सिंगल है। अब बहुअंडपी होगा, तो बहुअंडपी जब होते हैं तो कुछ बधे होते हैं और कुछ खुले होते हैं। तो यानी जो बधा होता है, जो बधा होता है उसको बोलते हैं का युक्तांडपी। और जो आपस में क्या है आपस में ही है लेकिन खुला हुआ है, तो उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी। मतलब वो आपस में खुला है, क्या है, खुला है, अंडप खुले हुए रहते हैं। समझ में आया? यानी देखो ये युक्तांडपी और ये बहुअंडपी, यानी वियुक्तांडपी होगा। समझ रहे हैं? तो यानी वही बोले हैं कि ये जुड़ाव के आधार पर देखा जाए तो एक अंडपी का है, बहुअंडपी क्या है, तो एक अंडपी में आपस में जुड़े अंडप, आपस में जुड़े अंडप युक्तांडपी, और अलग अलग अंडप जो रहते हैं, खिले रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंडप कई प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, एक अंडपी होते हैं, बहुअंडपी होते हैं, ठीक है। अब बहुअंडपी कई प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है, तो आप बताएंगे कि बहुअंडपी जो होते हैं वो खुले भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। फिगर देगा तो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर समझ में आई होगी, ठीक। और आप सभी लोग ये जो आपके सामने समझा रहे हैं, आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। नई वीडियो समझ में आएगी तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देखेंगे, बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या चीज है भाई, क्या बातें हैं। यही चीजें आपके सामने वही दिख रहा है, ये क्या है, यही आपको समझाएं, पूरा का पूरा वही का जस का तस पड़ा हुआ है। ये देखिए मादा है यानी अंडप है,
और ये क्या है, युक्तांडपी है, और ये क्या है, वियुक्तांडपी है। ये सामने फिगर दिख रहा है, ठीक, यही समझे हम लोग हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आपको बता चुके हैं, अभी समझाए हैं कि जो जायांग है, क्या है, जो जायांग है ना, तो जायांग के कितने भाग होते हैं, जायांग के कितने भाग होते हैं, अंडप के सर कितने भाग होते हैं, जायांग को ही बोलेंगे, अंडप बोलेंगे। तो अंडप के सर अभी बताएं कि आप देखो, एक वर्तिका है, अभी फिगर में दिखाए हैं, दूसरा पहला वर्तिकाग्र, ये दूसरा वर्तिका, और तीसरा क्या है, अंडाशय। क्योंकि हम लोग मादा का अंग का संरचना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं कि जो मादा का जो जायांग होता है उसमें कई भाग थे, जो कपरा पर था, जो सबसे ऊपरा था, मुड़िया पर, मुड़िया वाले को वर्तिकाग्र बोल रहे थे, अब बीच वाले को वर्तिका बोले थे, और नीचवा जो लोटा की तरह था एकदम, उसको क्या कह रहे थे, अंडाशय बोल रहे थे। उसी की बात यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे ऊपरी भाग को परागकणों को ग्रहण करता है। बात तो सही है कि वर्तिका का काम यही होता है कि जो परागकण उड़ के आएंगे उसको चिपका लेता है, ठीक। परागकण उड़ के आएंगे, यानी ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ऐसे देखो, ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। इसी को हम लोग, इसी को क्या बोले हैं, वर्तिका, इसी को बोले हैं, इसी को वर्तिका कह रहे हैं। और ये हमारा क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण, ये समझिए परागकण, ये क्या है, परागकण, ठीक। तो ये वर्तिका क्या करता है, ये परागकण जब उड़ के आएंगे, परागकण क्या करेंगे, उड़ के आएंगे, तो इस पर जैसे उड़ के आते हैं तो इस पर परागकण चिपक जाते हैं, परागकण क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो वर्तिका का काम होता है परागकण को चिपका लेना, परागकण को सटा लेना, समझ रहे ना। तो परागकण जैसे इस पर आएगा, इस पर सट जाएगा, किस पर सट जाएगा, वर्तिका पर सट जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। वर्तिका देखिए, वर्तिका ये बीच का, ये वर्तिका है, बीच का है, वर्तिका है, बीच वाला है, तो वही लिखे, बीच का लंबा पतला भाग, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है, ये क्या है, वर्तिका है, ठीक। और नीचे जो है लोटे की तरह देख रहे, लोटे की तरह जो दिख रहा है फूला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। वही लिखा है, नीचे का फूला हुआ भाग जिसमें बीजांड होते हैं। बात वही है कि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इसमें बीजांड होते हैं ना। तो यानी ये फूला हुआ हिस्सा रहता है, उसको अंडाशय बोलेंगे। यानी आपसे पूछेगा कि जो जायांग होते हैं, यानी इन सभी को हम लोग क्या, इन सभी को जायांग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हो गया जायांग। तो जायांग के सर कितने हिस्से हो गए, 3, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। समझ में आया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, बेटर समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे। वो तो ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब कहेंगे सर कि जब ये ना, जब हम नीचे इसको ऐसे सर बना रहे हैं, ऐसे सर बना रहे हैं, नीचे ऐसे सर बना रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा, ये इसको क्या करें, अंडाशय, क्या बोले हैं, ये अंडाशय है, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ये अंडाशय के अंदर, सर और भी कुछ होता है, तो जी हाँ, इसके अंदर होता है बीजांड, क्या होता है, बीजांड, क्या होता है, बीजांड, ठीक है ना, ये बीजांड होता है। और ये बीजांड के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये जो बीजांड है, अंदर है, अंडाशय के अंदर है, उसकी संरचना कैसी होती है सर, क्या होता है बीजांड, कैसा दिखता है बीजांड, क्या काम करता है बीजांड, उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो वही बातें हैं, बीजांड की संरचना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बीजांड की संरचना, समझ रहे ना। आइए देखते हैं, कहेंगे सर बीजांड तो आप ऐसे बना दिए हैं, ये सर क्या है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि एक अंडाशय के अंदर ये बीजांड है, ये क्या है, बीजांड है। पर होता एक्चुअली होता कैसा है, ये बीजांड की संरचना कैसी होती है उसको समझेंगे। तो आइए उनकी संरचना को देखते हैं। तो देखिए क्या है उनकी संरचना, ध्यान से देखिए, आपके सामने दिख रहा है फिगर में, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होगा। आप बस इत्मीनान से समझते रहिए, मैं क्रम से सारी बातें बताता रहूंगा, बस आपको देखना है, समझना है। तो देखिए, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये क्या है, यही है कि ये क्या था, ये हमारा क्या था, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, और नीचे ये वाला जो हिस्सा आया था, ये वाला जो हिस्सा आया था ना, इसी के अंदर ये वाला करें, ये जो हिस्सा है इसको बीजांड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बीजांड, ठीक है, ये बीजांड हो गया, ठीक है ना। तो सर ये जो आप ये जो खींच रहे हैं ना, ये जो खींच रहे हैं,
क्या यही है सर? तो कहेंगे हाँ यही है। रियली अगर देखा जाए तो जो बीजांड होता है इसकी संरचना ऐसी होती है। कैसे होती है? इस तरह होती है। ठीक है, तो बीजांड की संरचना आपके सामने दिख रही है, बीजांड की संरचना। ठीक है ना। तो अगर बीजांड की संरचना आपसे कहेगा बनाने के लिए, कहेगा कि बीजांड की संरचना बताइए कैसी होती है, अब बीजांड का नामांकित चित्रण कीजिए, नामांकित चित्रण कीजिए, तो आप इसी को बताएंगे। बीजांड की संरचना बनाएंगे, अब बीजांड में जो जो अंग होता है उनका नाम लिखेंगे। कहेंगे सर होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा समझाइए क्या है। तो देखिए, देखिए क्या है, ये जो आपके सामने देखिए, ये जो दिख रहा है, ये ऊपर से देखिए, ये पहला, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला लेयर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक। और ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस वाले हिस्से को, ये जो आपके सामने ये वाला जो हिस्सा दिखा है, ये वाला जो हिस्सा देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण का मतलब बाहर का आवरण, बीजांड के बाहर का आवरण, बीजांड के बाहर का आवरण। ठीक है, ये वाला आवरण हो गया। देखो यहाँ पर बीजांड के बाहर का आवरण, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आवरण ये रहे, ये वाला ध्यान, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला ध्यान रखिए, इसको बोले अंतः आवरण। क्या बोलते हैं? अंतः आवरण। यानी ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये जो आपके सामने ये वाला जो संरचना दिख रही है, ये वाला, इसको अंतः आवरण बोलेंगे। अंतः आवरण का मतलब कि ये आपका बाहरी लेयर होगा। ये कौन सा लेयर? ये बाहरी परत, इसको क्या बोलेंगे? परत कह सकते हैं, बाहरी परत कह सकते हैं। ये जो अंतः आवरण है, इसको आप बोलते हैं आंतरिक परत। क्या कहेंगे? ये आंतरिक परत है, आंतरिक परत हो गया, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आंतरिक परत है, अंदर की परत है। यानी एक तरह यह हो गया कि जो बीजांड होता है, बीजांड में सर कितने परत होते हैं, कितने लेयर होते हैं? सर 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। आपसे पूछेगा कि बीजांड कितने लेयरों में विभक्त होता है, तो आप बताएंगे बीजांड 2 लेयरों में विभक्त होता है। कौन सा लेयर है? एक बाहरी लेयर होता है और एक आंतरिक लेयर होता है। एक टॉपिक यहां से क्लियर हो जाएगा, पक्का? ठीक। फिगर को देखिए आप ध्यान से, सब फिगर वाइज है, बस माइंड में सेटअप करना है। चाहे आप बोर्ड का पेपर दीजिए, चाहे नीट का पेपर दीजिए, सब आपके इसी से फिगर वाइज रहेंगे। माइंड में अगर सेटअप किए हैं तो आपका वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, प्रश्न समझ में आ जाएगा, और क्या करें आंसर भी मिल जाएगा, बस आप समझे रहेंगे तब। ठीक, तो 2 लेयर तो बात हो गई। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, ये जो सर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये सर दिख रहा है, इसको सर क्या कहेंगे? ये जो, इसका नाम है भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश है, ठीक है, ये भ्रूण कोश है आपके सामने। ये जो संरचना दिख रही है, ये वाले जो बीच की दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसके बाद देखिए, भ्रूण कोश के बाहर, भ्रूण कोश के बाहर, ठीक है ना, भ्रूण कोश के बाहर ये जो संरचना आपको दिखेगी, ये वाली, ये जो दिख रही है, ये वाली, ये जो संरचना हाई सब है, हाई जो है, ये पूरा ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही संरचना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजांड का है। क्या बोलेंगे? बीजांड का है। समझ में आ रहा है? ये हो गया बीजांड का है। ठीक। अब उसके बाद देखिए, बीजांड का है, समझ में आ गया, सारी बातें समझिए। अब उसके बाद देखिए, जहां पर ये जो दिख रहा है, ये छोटा सा ये छिद्र दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको बीजांड द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार। ठीक है। और ये बीजांड द्वार का ये शीर्ष है, ये कौन सा है? बीजांड द्वार का शीर्ष है, इसको बीजांड द्वारी शीर्ष बोलेंगे या बीजांड द्वारी शिरा बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो संरचना, ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम है। ये क्या है? हाइलम। ये जो सबसे ऊपर यहाँ पर जो दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल बोलते हैं या फनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि क्या है। अब ये देखो, बीजांड द्वार के, ये देखो यहाँ पर बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार का ये शीर्ष हो गया, ये बीजांड द्वार हो गया,
ये क्या हो गया, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक सामने, बीजांड द्वार के ठीक सामने आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये सब जो हिस्सा जो खाली एरिया है, इसको निभागीय सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निभागीय सिरा। तो ये मेरा हो गया निभागीय सिरा। मैटर समझ में आया। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, आपसे पूछा जाएगा बीजांड की संरचना कैसी होती है, तो आपके सामने ये दिख रहा है, बीजांड की संरचना ऐसी होती है। क्या क्या होता है तो बताएंगे। बीजांड में कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। कौन कौन होते हैं, बाहरी परत होता है, आंतरिक परत होता है। फिर एक सबसे अंदर ये भ्रूणकोश है, सबसे अंदर भ्रूणकोश है, ठीक है। भ्रूणकोश के बाहर एक अलग से ये कोशिका होती है, तो इसको बोलते हैं बीजांड काय बोलते हैं, बीजांड काय बोलेंगे। बीजांड का काय, बीजांड का शरीर, बीजांड के थोड़ा सा बाहर। अब बीजांड काय के बाहर एक अंत आवरण, फिर बीजांड अंत आवरण के बाहर बाह्य आवरण। सीरीज पढ़िए, ये भ्रूणकोश है, ये क्या है, ये भ्रूणकोश है जो सबसे अंदर है। इसके बाद आएगा, उसके बाहर थोड़ा सा आएगा हमारा का बीजांड काय, ये वाला बीजांड काय हो गया, ठीक। और ये जो दिख रहा है बीजांड काय के बाद आएगा, इसको बोलेंगे अंत आवरण। इसे सबसे बाहर आएगा उसको बाह्य आवरण। और जो ये जो इसे जो खाली दिख रहा है, ये जो खाली था, ये जो खाली है, इसको बीजांड द्वारी बोलेंगे। इसका ठीक जो सामने होगा नीचे की तरफ, इसको निभागीय हिस्सा बोलेंगे, निभाग। यानी फिगर आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको फिगर बेस होता है। सारी बातें अगर फिगर माइंड में सेट है तो आसानी से बातें क्लियर हो जाती है, ठीक। तो आई होप ये सभी लोग समझ गए। अब कहेंगे सर इसको अगर हमको लिखना होगा, यदि लिखना होगा सर क्या लिखेंगे, क्या चीजें, इसी बात को आप लिखना होगा तो आप जैसे दिया वैसे लिखेंगे ना। और देखिए क्या है, कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा वही चीजें आपको जो हम बताए वही यहाँ पर लिख दिए हैं, देख रहे हैं ना। देखो, निषेचन के बाद बीजांड ही बीज में बदल जाता है, इसके मुख्य भाग वही चीजें हैं कि जो बीजांड है, क्या है, जो बीजांड की जो संरचना है, बीजांड की जो संरचना है, ठीक ना, वो बीजांड की संरचना कैसी है। तो अभी बोले हैं कि देखो यहाँ पर बीजांड वृंत है, क्या है, बीजांड वृंत है। ये क्या है, वही हमारा कि वह डंठल जिसमें बीजांड अपरा से जुड़ा रहता है। यानी ये बात है कि जो बीजांड वृंत क्या है, बीजांड जो वृंत होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर हमको थोड़ा देखेंगे। बीजांड वृंत देखिएगा कहाँ पर है, क्या चीजें हैं, देखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा, ये आगे जाएगा यहीं पर, तो यहाँ पर बीजांड वृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजांड वृंत। ये जो हिस्सा है ये बीजांड वृंत है, ठीक है ना। आगे जाकर वो आगे जाकर क्या करेगा, जुड़ जाता है, ठीक है ना। जो फूल है, पौधे हैं, उससे जुड़ा रहता है ये जाकर आगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हम आपको बनाए हैं फिगर में, ये आपका जो फिगर है, ये देखो ये आपको उल्टा बनाया गया है। ये घुमाकर ऐसे होता है, ऐसे इसको घुमा देंगे, ऐसे अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर ये ऐसे घुमा हुआ रहता है। हाई चीज यानी जो हाइलम है नीचे रहेगा, हाई का रहेगा ऊपर, ये पूरा पर्सन ऐसे नचा देंगे, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो नचा कर सेट कर देना है। तो ये देखो समझाने के लिए ऐसे बनाया गया है। यानी ये चीज है ना, ये जो हाइलम है यह नीचे होगा, कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी इस फिगर को उठाकर इस बीजांड के जगह, इस बीजांड की जगह रख देना है बस, ठीक है। तो और यही चीजें है, ये जो ये ऊपर जाता है इसी को हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। वह देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बीजांड वृंत क्या है, वह डंठल जिसमें बीजांड अपरा से जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी ये है कि ये डंठल है जिससे बीजांड क्या रहता है, जुड़ता है, और इसको बोलते हैं बीजांड वृंत। यानी बीजांड वृंत डंठल से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ेगा, फूल के डंठल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नाभिका अभी बताए हैं। नाभिका क्या है, जहां बीजांड वृंत और वृंत जुड़ते हैं। नाभिका क्या है, जहां बीजांड और वृंत आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। आइए देखो, ये अध्यावरण है, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग, ये भी समझे। अध्यावरण का मतलब जो आवरण है, क्या है, आवरण है। अध्यावरण का मतलब आवरण है, ठीक है। तो अध्यावरण कई प्रकार है। देखो, एक बाहरी आवरण है, एक भीतरी आवरण है। दोनों सुरक्षा करते हैं। किसकी सुरक्षा करते हैं, भ्रूणकोश का। किसकी सुरक्षा करते हैं, भ्रूणकोश का, क्योंकि उसके अंदर बीच में भ्रूणकोश था, उसी की सुरक्षा करते हैं। कौन सुरक्षा करता है, बाहरी आवरण और भीतरी आवरण, यानी अध्यावरण सुरक्षा करते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको बीजांड द्वार दिखाए थे ना, अभी निभाग वाला जो हिस्सा आपको फिगर में दिखाई था वही लिखा है। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला हिस्सा, जो बीजांड द्वार के ठीक जो विपरीत जो खाली हिस्सा था, जो खाली हिस्सा था उसी को क्या कहते, निभाग। ठीक। अब बीजांड द्वार के ठीक सामने जो, यानी ऐसे कह लो कि ये जो हिस्सा है, ये ऐसे कह लो ये बीजांड द्वार, ये क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया। ठीक। इसके ठीक नीचे ये वाला हो गया निभाग। समझ रहे हैं ना, यानी ये होगा इसके सामने ये पड़ गया, इसके सामने ये पड़ गया, यानी अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट, यानी सामने निभाग और इसके सामने बीजांड द्वार, यानी ये हमारा ये ऐसे था, निभाग और बीजांड द्वार। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देख। अब कहेंगे सर ये तो बातें ठीक है, सारी बात तो समझ में आ रही है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कुछ और भी बताइए सर, ये क्या चीजें होती है। अब देखिए क्या है, कैसे है, थोड़ा और समझेंगे। अब देखो आगे पढ़ना भ्रूणकोश, क्या पढ़ना है। अब तो हम समझ गए कि बीजांड द्वार कैसा है, बीजांड की संरचना कैसी होती है, उसमें कितने लेयर होते हैं, फिगर भी देख लिए। पर उसके अंदर भ्रूणकोश था। क्या था, भ्रूणकोश था। उस भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे, भ्रूणकोश क्या चीज है। यानी आप ना उसको जूम करते जा रहे हैं, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, उसके अंदर घुस घुस के पढ़ रहे हैं, बीजांड के अंदर घुस के पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, उसके अंदर घुस जाओ, घुस के पढ़ो उसके अंदर। वही चीज है, बीजांड के अंदर घुसेंगे तो क्या मिलेगा, भ्रूणकोश मिलेगा। उसके अंदर जैसे घुस गए तो भ्रूणकोश मिल गया। अब भ्रूणकोश कैसा होता है, भ्रूणकोश कैसी क्या चीजें होती है, तो देखो भ्रूणकोश में क्या चीज होती है, कैसी होती है, उसको समझेंगे। भ्रूणकोश की फिगर देखिए, फिगर वाइज सब सारी क्लियर बातें हो जाएंगी। ये देखो, ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ये भ्रूणकोश है। क्या है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश। दिख रहा है ना भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश है। ठीक है। अब भ्रूणकोश में क्या क्या है आप समझिएगा। भ्रूणकोश में क्या होता है, भ्रूणकोश में देखो, भ्रूणकोश में 3 कोशिका होती है। कई कोशिका, ऊपर की तरफ ये आपका, ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये आपकी पहली कोशिका, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 1 कोशिका, ये 2 कोशिका और ये 3 कोशिका। कई कोशिका, 3 कोशिका। ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें भी 3 कोशिका होती है, यहां पर भी कई कोशिका, 3 1 कोशिका, ये वाली, ये 2 कोशिका और ये 3 कोशिका। 3 कोशिका नीचे। और ये देखो ये जो दिख रहा है, ये वाली जो ये दिख रहा है, ये अभी 1 कोशिका है। तो टोटल कई कोशिका, 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 2 कोशिका बीच में। 3 और 3 6 और 2 7 कोशिका। यानी इसके अंदर कितनी कोशिका, तो आप लिखेंगे 7 कोशिका। यानी भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिका हो गई, तो बताएंगे 7 कोशिका। भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिका, 7 कोशिका। समझ रहे हैं ना, मैटर्स क्लियर है। अब कहेंगे सर ये जो 7 कोशिका है ये कैसे बना है, क्या बना है, क्या चीजें हैं, हमको नहीं सर समझ में आया। 7 को, ये संरचना तो ठीक है हम समझ रहे हैं। तो देखो ये जो कोशिका होते हैं, जो ऊपर की जो कोशिका होती है, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, इन कोशिका का नाम है, इन कोशिका का नाम है प्रतिमुख कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। जो ऊपर की तरफ होती है, जो ऊपर की 3 कोशिका है, तीनों कोशिका का नाम क्या है, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है। ये जो दोनों कोशिका दिख रही है, ये वाली जो कोशिका दिख रही है, ये वाली कोशिका, ये वाली जो कोशिका दिख रही है, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका है। हमारे शब्द को भी सुनिएगा, हम लिख भी रहे हैं और सुनिएगा भी। ये हो गई सहायक कोशिका। ये जो 2 कोशिका, ये कोशिका, ये 2 कोशिका, ये दोनों कोशिका है, इसको सहायक कोशिका बोलेंगे। ये जो कपारे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये अंड कोशिका है। कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका है। ये क्या हो गई, अंड कोशिका। समझ रहे ना, ये हमारा हो गया अंड कोशिका। नाम सिखा रहे हैं कि कौन किसका नाम है, याद रखिएगा। तो ये हमारे 3 कोशिका, 2 कोशिका हो गई सहायक कोशिका, 1 हो गई अंड कोशिका। ठीक है। ये जो बीच का ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका दिख रही है, इस कोशिका को सर क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलेंगे,
इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ये कोशिका है, को का मतलब कोशिका हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश के अंदर कितनी सारी कोशिका होती है, तो बताएंगे 7 कोशिका होती है। कितनी कोशिका? 7 कोशिका। 3 नीचे, 3 ऊपर और 1 बीच में, टोटल क्या कोशिका? 7 कोशिका। समझ में आया? तो ये भ्रूण कोश आपके सामने दिख रहा है, 7 कोशिका है। क्या कोशिका है? 7 कोशिका है। मैटर समझ में आ रहा है? फिर इसमें देखिए, इसी भ्रूण कोश में क्या क्या चीजें हैं, कैसी है, उसको थोड़ा सा देखिएगा कैसे हैं। ये देखिए, ये जो आपके सामने दिख रही है ना, ये इसमें ये तंतु रूपी कुछ संरचना इस तरह, इसमें तंतु रूपी ऐसे कुछ संरचना होती है, धागे रूपी ऐसे संरचना तंतु रूपी होती है। ये देख रहे हैं ना, ये वाली कौन सी कोशिका में दिख रहा है भाई? ये कौन सी कोशिका में दिख रहा है? कौन सी कोशिका में? तो सहायक कोशिका में। किसमें? सहायक कोशिका में ये दिख रहा है। और जो सहायक कोशिका में धागे की तरह इसे संरचना होती है, धागे की तरह पतली पतली इसमें संरचना होती है, उसको तंतु रूप समुच्चय बोलते हैं। यानी तंतु है और तंतु के रूप में एक ही जगह इकट्ठा है। अब कहां पर इकट्ठा है? सहायक कोशिका में इकट्ठा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तंतु रूपी जो संरचना होती है वो भ्रूण कोश के किस कोशिका में होती है? बताएंगे सहायक कोशिका में, साइड में होती है। समझ में आया? ठीक है, मैटर क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या बातें हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, क्या चीजें हैं, कैसी हैं, क्या बनना है, क्यों बनना है, उन सभी को देखेंगे। अब देखिए, वो तो हो गया बीजांड की संरचना। किसकी संरचना? बीजांड की संरचना। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश की संरचना सीखे हैं, अभी वो संरचना सीखे हैं, अभी और भी कुछ उसके अंदर है, उसके और भी थोड़ा जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी देखिए, बीजांड तो जान गए, भ्रूण कोश तो जान गए कि वैसी संरचना उसके अंदर है। ठीक। फिर ये कहेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है सर? गुरु बीजाणु जनन सर क्या होता है? ये क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन सर क्या होता है? ये क्या होता है? ठीक। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन में होता क्या है, नाम में दिख रहा है आपके सामने, गुरु बीजाणु जनन। गुरु का मतलब हो गया कि जो बड़ा हो, बड़ा हो। तो आपको हम पढ़ाए थे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में नर का हिस्सा पड़े हैं, नर के परागकण बनाए थे। अब गुरु बीजाणु जनन में मादा के अंडाणु बनाएंगे, मादा के अंडाशय को बनाया जाएगा, मादा के क्रिया करने वाली कोशिका को बनाई जाएगी। किसमें? गुरु बीजाणु जनन में। अगर गुरु बीजाणु जनन बोल दिया गया तो आप समझिएगा वो मादा के अंडाशय के अंदर की बात की जा रही है। समझ रहे ना? उस कोशिका की बात की जा रही है जिससे नर की कोशिका मिलती है और जनन करके एक नया जीव बन जाता है। तो उस मादा के कोशिका को बनाना है, मादा की कोशिका को बनाना है, इसलिए बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन। अब इसमें सर क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन में होता क्या है? तो देखिए, कुछ नहीं होता है, बस यही होता है, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, सारी बात समझ में कि देखिए होता क्या है कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है, तो उसमें क्या होते है, एक कोशिका होती है। मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका का नाम, इस कोशिका का नाम क्या है? हम मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, इसका नाम है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये कोशिका का नाम हो गई ना, ये कोशिका हो गई। अब ये देखिए, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, देखिए ये विभाजन होगा। ठीक है, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एगो है, तो एक से कई कोशिका बनेंगे? एक से दो कोशिका बनते हैं। एक से कई कोशिका बनेंगे? दो कोशिका बनते हैं। एक से दो कोशिका बन गए। ठीक। और दो कोशिका है तो दो केंद्रक होंगे, दो कोशिका होंगे तो दो केंद्रक होंगे। कितने केंद्रक होंगे? दो केंद्रक होंगे। ठीक है ना? ये हमारी, ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया, और ये इसका केंद्रक, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब ये जो विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन है, ये रुकने वाला नहीं है, दोबारा होगा। फिर से ये क्या होगा? फिर से ये क्रिया चलेगी, फिर से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। फिर से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये क्रिया चलेगा, रुकने वाला
नहीं है। देखो ना, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो होगा का कि एगो से दो बने तो दो गो से चार हो जाएंगे, अरे एगो से दो तो दो गो से कई गो बनेगा, चार थे। तो चार कोशिका इस तरह बन जाती है, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका बन जाती है। और चार कोशिका तो हो गए चार केंद्र। कितने केंद्रक हो गए, चार केंद्रक। कितने केंद्रक हो गए, चार केंद्रक। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्या चार कोशिका हो गई, कई कोशिका हो गई, चार कोशिका हुई। लेकिन लेकिन इनमें से होता क्या है कि जो तीन कोशिका हैं, तीन कोशिका, ये एक दो तीन, ये तीन कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। केवल एक ही क्या रहती है, सक्रिय रहती है। केवल एक ही क्या रहेगी, सक्रिय रहेगी, एक ही क्रियाशील रहती है। ये सक्रिय रहेगा और तीन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीन नष्ट हो जाते हैं और यही क्या है, सक्रिय है। ये सक्रिय रहता है और यही जो सक्रिय कोशिका है आगे विकास करके क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को बना देती है। ठीक है ना, उसी चीज को यहाँ पर देखिए मैं लिखा भी हूं, लेकिन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो गुरु बनने की प्रक्रिया से गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब वही है कि जनन का मतलब आपको बताए थे, निर्माण करना। तो इसमें किसका निर्माण हो रहा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो रहा है। उसी क्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, वही है कि इन चार में से, यानी इन चार में से तीन नष्ट हो जाते हैं। तीन देखो ये नष्ट हो गए और केवल एक ही सक्रिय रहता है। केवल एक ही क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ठीक है, यही एक सक्रिय गुरु बीजाणु विकसित होकर भ्रूण कोश बनाता है। यानी ये जो सक्रिय कोशिका है यही क्या बनाएगा, यही क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। यही बनाता है भ्रूण कोश। समझ रहे हैं ना, यही बनाएगा भ्रूण कोश। जो अभी हम भ्रूण कोश को पढ़े हैं कि उसमें 7 कोशिका थी, वही भ्रूण कोश है, वही भ्रूण कोश है यहाँ पर बना। यही जो सक्रिय कोशिका है भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। तो यही हमारा क्या है, इसका प्रोसेस है कि कैसे बनता है गुरु बीजाणु जनन। यानी यहाँ पर ये जो सक्रिय है ये भ्रूण कोश बनाएगा। ये आपके सामने लिखा गया है। सारी बातें क्लियर है, आप समझ लेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये जो भ्रूण कोश है क्या चीजें हैं, कैसी है, अब क्या करती हैं। ठीक है ना, तो वही चीजें फिगर में यहाँ पर दिखाएगा। मैं फिगर को दिखाया हूं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपके सामने देखिए, ये देखो, ये दिख रही है ना, ये देखो, ये तो भाई इसका ये ऊपर का क्या, ये लेयर है। ये ऊपर का क्या है, ये सब लेयर है, परत है। ठीक है, तो ये देखो, इसको क्या कहेंगे, ये जो चीजें ये दिख रही है इसको बोलते हैं बीजांडकाय। ये जो ऊपरी का जो ये लेयर है ना, ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये बीजांडकाय है। क्या है, ये बीजांडकाय। और ये क्या है, भ्रूण कोश। ये क्या है, भ्रूण कोश। देख रहे हैं ना, ये भ्रूण कोश है। ठीक, इसी भ्रूण कोश को हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोश का इसका नाम है गुरु बीजाणु मातृ कोश का, गुरु बीजाणु मातृ कोश का। ठीक है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोश का है, यहाँ पर दिखाया गया। और इसके बाहर ये लेयर है, ये क्या है, एक परत है। ये क्या है, इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ ये परत है, इसको गुरु बीजाणु या बीजांडकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय। ठीक है, यानी ऐसे हो गया, ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया, ये हो गया क्या, बीजांडकाय। ये हो गया बीजांडकाय। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, इसी को बोल रहे हैं भ्रूण कोश। क्या बोल रहे हैं, भ्रूण कोश, इसी को बोल रहे हैं। इसी भ्रूण कोश को हमको बनाना है, इसी भ्रूण कोश को हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो वही चीजें हैं जो भ्रूण कोश होता है, कैसे बनता है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या चीजें हैं। तो देखो हाई एगो था, अब इसमें देखो होगा का, ये जो भ्रूण कोश बन रहा है, ये भ्रूण कोश बन रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई। ठीक है, यानी एक कोशिका ये हुई, एक कोशिका ये हो गई। कई कोशिका, दो कोशिका। कहेंगे सर है बीचवा में कुल का एक केंद्रक है, इसका क्या है, सब
ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। यानी यहाँ पर देखो यह एक कोशिका है तो ऐसे यहाँ पर दो कोशिका, अर्धसूत्री से दो कोशिका, और दूसरा देखो चार कोशिका, ये वाली एक, ये दो, और ये तीन, और ये क्या हो गया, चार। कई कोशिका, चार। चार गो में से तीन को क्या कर देती है, नष्ट हो जाते हैं। तीन को क्या करती है, चार गो से मान लीजिए तीनों क्या कर गई, नष्ट कर गई, ये नष्ट हो गई, ठीक है ना। एक बचेगा, केवल एक बचेगा, केवल एक क्या करेगा, बचेगा। यही जो एक बच रहा है, यहाँ पर देखिए जो एक बचेगा यही आगे क्या कर क्रिया करता है। तो होता क्या है कि जो एक बच रहा है, जो एक बच रहा है ना, उनके केंद्रक में, उनके केंद्रक में जो एक बचेगा उनके केंद्रक में, यानी देखो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्या है। यही है कि देखो जो सिंगल बच रहा था ना, ये जो सिंगल बचा है, ये जो सिंगल बच रहा है, ठीक है ना, जो तीन गो चार गो में से वो तीन मर गए, एक बचा, ये बचा हुआ है, तो ये इसका केंद्रक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्रक। क्या हो गया, केंद्रक, ठीक है। तो इन केंद्रक में होगा क्या, इन केंद्रक में, इस केंद्रक में होता है विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा, तो देखिए यह यहाँ पर एक कोशिका है, मतलब एक केंद्रक है, ठीक है ना। इनके केंद्रकों में होता है विभाजन। कैसा विभाजन होगा, क्या होगा, तो देखिए होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें होगा, केंद्रक में। केवल किसमें होगा सर जी, केंद्रक में, केवल केंद्रक में होगा, समझ रहे ना, केवल केंद्रक में होगा। तो एक केंद्रक था और एक केंद्रक से दो केंद्रक, एक केंद्र से कई केंद्रक, अर्धसूत्री में दो केंद्रक, एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये, दो केंद्रक, ठीक है। फिर ये दोनों से सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, एगो से फिर दूठे बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर दूठे हो जाएगा, एक कोशिका दो कोशिका, नीचे हो जाएगा एक कोशिका दो कोशिका, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। फिर इसी तरह विभाजन होगा तो दो से होंगे। अब देखो ये आपके सामने दो हो गया, ऊपर भी क्या हो गया, दो, दो दो तो हो गया। अब ये जो विभाजन है, विभाजन रुकने वाला नहीं है, ऐसे विभाजन होता रहेगा, ऐसे विभाजन होता रहेगा, विभाजन के प्रोसेस चलता रहेगा। और चलने के बाद क्या होगा कि यह जो एक यहाँ पर देखो दो केंद्र के, यहाँ पर दो केंद्र, यहाँ पर दो केंद्र, यहाँ पर दो केंद्र। अब इसके बाद क्या होगा, ये है, फिर विभाजन होगा, तो देखो दो से हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएंगे, चार, ठीक है। एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, फिर नीचे एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, ये चार केंद्रक हो गए। कई केंद्रक, चार केंद्रक। अब होता क्या है, होता क्या है कि तीन जो ये केंद्रक ऊपर चले जाते हैं और तीन केंद्रक नीचे रहते हैं, ये जो बीच का ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला में क्या होगा, ये जो केंद्रक है ये क्या कर जाएगा, ये आ जाते हैं बीच में, कहाँ गए, ये बीच में आ जाते हैं, दोनों केंद्रक आ गए बीच में। और जो तीन गो है तो तीन गो इस तरह साइड में, एक केंद्रक, दो केंद्रक, ये तीन साइड में लग गए, ये साइड में, ये केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्रक की बातें चल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर समझिएगा कि जो एक हिस्सा जो बचा हुआ था, तीन गो में, चार गो में से जो बचा हुआ है वही है, और उनके केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, केवल केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन। तो एक से दो केंद्रक, दो से चार केंद्रक, चार से आठ केंद्रक। फिर ये जो दिखाया गया है यहाँ पर क्या हुआ है कि जब व्यवस्थित हो गए कि ये वाला और ये वाला बीच में, ये बीच में आ गए, ठीक, बीच में आ जाएंगे, और जो तीन को बचेगा ये साइड में लग जाएंगे, क्या कर जाएंगे, साइड में। तो केंद्रक है तो जाहिर सी बात, जब केंद्रक है तो वो, अब जो केंद्रक होते हैं उनको कोशिका चाहिए, क्या चाहिए, कोशिका चाहिए, तो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये सब मिलकर ये एक कोशिका बना देती है, ये एक कोशिका और ये तीसरी कोशिका बन गई, इस तरह तीन कोशिका ऊपर हो गई, और ये तीन कोशिका नीचे, इस तरह एक, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा, तीन कोशिका, और ये दोनों एक में मिल जाते हैं तो एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, ठीक है। तो इसी का नाम हो जाता है, इसको इन तीनों कोशिका बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। फिगर में आपको बताए थे प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, ये प्रतिमुख कोशिका है, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। और ये जो नीचे का है, जो ये बीच वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, क्या बोलते हैं,
अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है। और ये जो साइड में ये जो दिख रहा है, जो साइड वाला है, ठीक है ना, ये देखो ये साइड वाला है, ये साइड वाले हैं, ये साइड वाला, ये जो दोनों है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ये जो आपके सामने जो तैयार हुआ है, ये पूरा जो तैयार हुआ है, ये सर क्या तैयार हुआ है? तो ये पूरा जो तैयार हुआ है ना, ये जो पूरा तैयार हुआ है, ये भ्रूण कोश। क्या तैयार हुआ है? ये तैयार हुआ है भ्रूण कोश, तैयार हुआ है, पूरा भ्रूण कोश बना है। तो आपसे पूछेगा कि भ्रूण कोश में कितने कोशिका होती है, तो बताएंगे सर 7 कोशिका होती है। 1 2 3 1 4 5 6 7, यानी जो भ्रूण कोश होते हैं उसमें कितनी कोशिका होती है, तो बताएंगे सर 7 कोशिका होती है। कई कोशिका? 7 कोशिका। किसके अंदर? भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, कई केंद्रक होंगे, तो बताएंगे कि इसके अंदर 8 केंद्रक होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे सर 8 केंद्रक। कितने केंद्रक बताएंगे? 8 केंद्रक। ठीक है, तो ये सामने यानी आपका जो भ्रूण कोश है वो क्या हुआ, यानी 7 कोशिका हुई, 8 केंद्र की हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां तक ये जो बातें आपको समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं, क्योंकि जो आप जो भी सीखे हैं, पढ़े हैं, उन सभी को पढ़ देखिएगा क्या है सब। चलिए लिखिए, यहाँ पर एक होमवर्क लिखिएगा, आपके लिए HW रहेगा। भ्रूण कोश, क्वेश्चन है पहला, भ्रूण कोश कहाँ होता है? कहाँ होता है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? कितने केंद्रक होते हैं? ठीक, तो ये आपके सामने 2 प्रश्न है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये आपको समझ में आएगा और ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको बार बार यही आखिरी में ही कहते हैं कि ये सामने देखिए भाई, ये आपके सामने इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, आपका प्यारा सा चैनल दिख रहा है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी लोगों को बताएं कि एक ऐसा मात्र चैनल है, आप सभी लोगों को फ्री में सारे कंटेंट दिया जाता है। और सारी जितनी बातें हैं, सारे टीचर्स में लगे हुए हैं, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स बायोलॉजी हो, सारी बातें इसमें हर टीचर मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।